नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर MPCS पर आपका स्वागत है। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टॉपिक चल रहा था, इसमें प्रमुख स्थलों की बात हो रही थी। तो प्रमुख स्थलों में हमने हड़प्पा की सभ्यता का जो स्थल था वो कंप्लीट कर लिया था। दूसरा था मोहनजोदड़ो, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद चानूदड़ो कंप्लीट कर लिया था। लोथल कंप्लीट कर लिया था। राखीगढ़ी कंप्लीट कर लिया था। कालीबंगा कंप्लीट हो गया था। बनावली को हम कंप्लीट करेंगे। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातात्विक खोज 1973 में RS बिस्ट ने की थी। ठीक है। हाँ, यह स्थल कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतों के अवशेष मिलते हैं, यानी यहाँ से कालीबंगा की तरह ही अवशेष मिलते हैं। अगला है, यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव है। यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली है हड़प्पा की सभ्यता में जैसे वैसी नहीं है। अगला, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला हुआ है। मिट्टी का बना हुआ यहाँ से हल प्राप्त हुआ है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ प्राप्त हुए हैं। जौ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है धौलावीरा। तो धौलावीरा को कंप्लीट करेंगे। यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ और तालुका में स्थित है। भचाऊ तालुका गुजरात का जो जिला है कच्छ, उसमें स्थान है, भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में JP जोशी ने की थी। ठीक है। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी ये पूछा जाएगा कि शिलालेख जो मिला है वो कहाँ मिला है? धौलावीरा में, जिसमें 10 चिन्ह हैं। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे, यानी वो जल को एकत्रित करना या यानी लंबे समय के लिए रखने के लिए जानते थे। नगर 3 भागों में बटा हुआ था। नंबर एक में दे रखा है दुर्गा भाग था। नंबर 2 में मध्यनगर था और नंबर 3 में निचला। ये 3 भागों में नगर जो बटा हुआ था वो धौलावीरा में बटा हुआ था, जबकि कालीबंगा में 2 भागों में ही बटा हुआ था। निचला स्तर और ऊपरी। निचला को दुर्ग और ऊपरी को दुर्ग कहा जाता, निचला स्तर था दूसरा, ऊपरी स्तर को दुर्ग कहता है। इसमें धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एक स्टेडियम यानी खेल का मैदान भी मिला हुआ है। खेल का मैदान के साथ जो है धौलावीरा से मिले, वो कहाँ है? कच्छ के रण, राजस्थान में। ठीक है, कच्छ का रण और कहाँ पर? गुजरात में। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं उनकी वस्तुएं। तो देखिए, हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है अवशेष। क्या क्या अवशेष मिले हैं हड़प्पा से? नंबर 1 में कब्रिस्तान, ठीक है, R37 समाधान पेटिका। ठीक है। अगला है शंख का बना बैल। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरा की देवी कहा जाता है। यह सबसे ज्यादा मोस्ट है। ठीक है। गेहूं और जौ के दाने कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से। विशाल अन्नागार हड़प्पा से मिलता है। और चक्र के साथ और सीपी एवं पैमाना जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिलता है। मात्र देवी की पूजा की मूर्ति मिलती है। कांसे की नर्तकी मिलती है, ये बहुत ही मोस्ट है। और पशुपतनाथ की मूर्ति मिलती है इसी में। सूती कपड़ा, हाथी का कंकाल भी मिलता है। गीली मिट्टी मिलती है।
गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरियां और कुंभकारों से के 6 भट्टों के अवशेष भी मिलते हैं। और मिट्टी का तराजू, ये पूछता है मिट्टी का तराजू कहाँ से मिला हुआ है। मिट्टी का तराजू सबसे बड़ी ईंटों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। चनुदड़ों से मिलता है वृत्ताकार ईंटें और कंगा लिपस्टिक जो है 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिलती है यहाँ से। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा से आयताकार जो है 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा मिलता है, ठीक है। और मिट्टी की चूड़ियाँ जो है कालीबंगा से मिलती हैं। बेलनाकार मोहरे भी कालीबंगा से मिलते हैं। मिट्टी के खिलौने कालीबंगा से मिलते हैं। सिलबट्टा, हाँ सिलबट्टा भी यहीं से मिलता है कालीबंगा से। लोथल से क्या क्या मिलता है? बंदरगाह, पहले नंबर तो बंदरगाह मिलता है। और धान और बाजरे के साक्ष्य भी मिलते हैं। धान की भूसी, जब धान मिला है तो धान की भूसी भी यहीं से मिलेगी। तांबे का कुत्ता प्राप्त होता है। मोहरें, फारस की मोहरों का जो निर्माण है वो यहीं से मिलता है। अगला है सुरकोटला। सुरकोटला राजस्थान में है, तो यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं या कब्र मिलती हैं बस। अगला है बनावली है, और बनावली से क्या क्या मिलता है? हल्की आकृति का जो है मिट्टी का एक हल मिलता है। और यहाँ पर जौ और तांबे के साक्ष्य मिले हैं। हल्की जो खिलौना मिला है, हल्की मिट्टी का हल्का खिलौना है जो मिट्टी का बना हुआ है। अगला है स्थल जो है, इसमें स्थलों में ये देखा गया है इसमें क्या क्या मिलता है और किस नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, इसका ध्यान रखना है इतना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के मोट गोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में ये, और ये 1922 में। चलिए अगला, चनुदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये पाकिस्तान में स्थित है क्योंकि सिंध नदी ही पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ी, ठीक है। कोट दीजी जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी पाकिस्तान में है। रंगपुर भागदर नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह गुजरात में का अहमदाबाद नगर में जो जिला है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, और जिसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। अगला लोथल भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। अच्छा, आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाया जाता है, जबकि लोथल गुजरात का है। सुतकागेडोर जो है दास्क नदी, और कहाँ पर? पाकिस्तान के मकराना में समुद्र के किनारे स्थित है। पूछ ले कि दास्क नदी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। यहाँ पर सुतकागेडोर के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है बनावली। तो बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला है धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित है। अगली बात आती है हड़प्पा की लिपि। तो हड़प्पा की लिपि में मूलतः 64 चिन्हों को देखा गया है, जो सेल खड़ी के आकार के मोहरें और तांबों की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। 64 प्रकार के चिन्ह। इस लिपि को सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था।
1923 में इस लिपि पूरी लिपि में प्रकाश में आई थी है, परंतु यह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो जब पढ़ी नहीं गई है तो लिपि का नाम भी नहीं है, ठीक है। यह लिपि अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं गई है, जब पढ़ी नहीं गई है तो नाम ही नहीं है। इसकी लिपि लिप्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो बाईं ओर से दाईं ओर के लिए, मेन पॉइंट है, दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखी जाती थी और चित्रात्मक थी। हड़प्पा की लिपि कह सकते हैं चित्रात्मक और भावनात्मक थी। इस लिपि को ब्रिस्टोफेडन विधि भी के नाम से जाना जाता है। इसमें यू आकार की तथा मछली के आकार की प्रतियां अधिक थीं, सबसे ज़्यादा यू आकार की। सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में सिंध घाटी के सभ्यता के लोग जो थे, सामाजिक जीवन का आधार एक सामाजिक अनुमान लगाना यह बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर ये देखा गया कि ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और मोहरों पर अंकित से ये पाया गया है, ठीक है। मात्र देवी के उपासक थे ये। अगला है, यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पा की जो सभ्यता यानी समाज था या सभ्यता थी, तो वो केवल मात्र सत्तात्मक थी। और समाज में विद्वान यानी पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग के मौजूद थे। पुरोहित विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक मौजूद थे, ठीक है। आवासों की रचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाता है, यानी वहाँ पर आवास भी थे और समाज की आर्थिक विषमता के कारण ये देखा गया है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे, यानी सजने पर बहुत ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यहाँ से प्रावधान मंजूषा मिली है, यहाँ से एक प्रसाधन मंजूषा मिली है, प्रसाधन मंजूषा, ठीक है, यहाँ से मिली है। और प्रसाधन मंजूषा कहते हैं एक तरीका से जो आज वर्तमान में कहते हैं कि जो सजने धजने का जो उसमें जो रखा जाता है उसे अलमारी कह देते हैं या ड्रेसिंग कह देते हैं, ठीक है। और चनुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चनुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य। इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत सजते थे। सिंध सभ्यता के लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है, सूती कपड़े भी पहनते थे और ऊनी कपड़े भी। सिंध सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ठीक है, भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अब चौपड़ और पासा इनके खेल थे प्रमुख। अत्यशिष्ट में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार भी प्रचलित था। यानी पहले संस्कार के लिए ये 3 विधियां थीं। पहली विधि थी पूर्ण समाधिकरण, ठीक है, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधिकरण में जो व्यक्ति मर जाता था और उससे जुड़ी हुई और उसकी यूज करने वाली जितनी भी चीज़ें थी, जैसे लोटा, किताब, कापी उसकी और खटिया या बिस्तर जो भी था, उसके साथ ही उसका सब दफना देते थे, ठीक है। और इसमें आंशिक में था कि उसे आधा उसे दफनाया जाता था और आधा उसे खुला छोड़ दिया जाता था, ठीक है, पत्थरों से रख करके या किसी आधा दफनाया जाता था। अच्छा, दाह संस्कार में उसे जलाया जाता था। दाह संस्कार जो था उसमें जला देते थे। अगला है, यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण और नापतोल, ठीक है, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। यानी उन्हें ये सभी जानकारियाँ थी विज्ञान से संबंधित। और ये, ठीक है। अगला है, सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांत प्रिय ज़्यादा थे। यानी वो लोग युद्ध नहीं ज़्यादा करते थे, शांति रूप से रहना चाहते थे, ठीक है। अगला है, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को भी स्वीकारा। एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये व्हीलर ने ये कहा कि यहाँ पर दास प्रथा भी पहले चली थी। राजनीतिक जीवन के बारे में हम समझेंगे, राजनीतिक जीवन क्या था। तो राजनीतिक जीवन में हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, क्योंकि हड़प्पावासी वाणिज्य, व्यापार और आंशिक अधिक आकर्षित थे वाणिज्य व्यापार से, ठीक है। यहाँ के लोग जो है, हड़प्पा के लोग सबसे अधिक क्या करते थे, वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वर्णित अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, वाणिज्य थे। हंटर के अनुसार, हंटर एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार ये बताया गया
कि यहाँ मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतांत्रिक था। ठीक है, यानी जनता का जो सुना जाता था, जनतांत्रात्मक था, राजाशाही कम था। व्हीलर ने इसी बात पर एक और बात कही थी कि सिंध सभ्यता के लोगों का शासन मध्य वर्गीय जनतांत्रिक था, यानी कि पलट दिया इसे। ठीक है, जनतांत्रिक था और इसमें धर्म महान था। जो बात इन्होंने कही वही बात इन्होंने भी कही, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, धर्म, व्हीलर ने। अगली बात, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बारे में क्या था? आर्थिक जीवन में सिंध सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उनकी कृषि और क्या था, व्यापार था। सिंध सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते थे और व्यापार। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही संचित कृषि, अधिशेष, ठीक है, पशुपालन भी था, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और सदृश सांतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थे। यानी व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे और खेती करते थे। सिंध सभ्यता का व्यापार केवल सिंध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु ये मिस्र में भी इन्होंने व्यापार किया, मेसोपोटामिया में भी किया और मध्य एशिया से भी ये व्यापार करते थे। इसीलिए तो सिंध सभ्यता की जो मोहरें जो हैं मेसोपोटामिया में देखने को मिली थी, खुदाई में, क्योंकि यहाँ से इनका व्यापार चलता था। मिस्र से भी व्यापार चलता था, क्योंकि मिस्र की सभ्यता ही तो है मेसोपोटामिया। एक मिस्र की सभ्यता है, जैसे भारत की सभ्यता हड़प्पा है। ठीक है, सिंध सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह भी थे, यानी जो पानी के रास्ते से आने के लिए जो जहाज़ों का रुकने का स्थान होता है, ठीक है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। और नावों का रुकने का होता है, वो पानी नदी में उसे घाट कह देते हैं। तो सिंध सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल जो कहाँ है, गुजरात में, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, प्रभास, पाटन। ठीक है, ये जो है बंदरगाह थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली और नापतौल की इकाई 16 के गुणज में थी, यानी यहाँ दशमलव का ज्ञान उन्हें था। और नापतौल के लिए उनके लिए 16 के गुणज वाले उनके बाट कहें या नापतौल के लिए थे, इकाइयाँ थी। इस सभ्यता में गेहूं और जौ, राई, मटर, तिलहन, कपास इत्यादि, ठीक है, ये जो है इत्यादि देखे गए हैं कि खेती की जाती थी। सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी। ठीक है, सबसे पुरानी खेती कौन सी है, कपास। अगला, सिंध सभ्यता के लोगों को दिया जाता था, यूनानियों ने इसे सिंडन या सिंडोन नाम दिया था। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनाज, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यानी पहले से ये यहाँ से परिचित थे, ये तरबूज। ठीक है, यहाँ के लोगों को ये इनके इन फलों की जानकारी भी थी। ये पुराने फल हैं। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो है गेहूँ और जौ था। प्रमुख खाद्यान्न में आता है तो गेहूँ और जौ था, बाकी इन सभी से परिचित थे वो। कृषि कार्य हेतु प्रशस्त यानी पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर और कांसे के औजार बनाए जाते थे। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं था। ये जो है फावड़ा जो है इस समय ही आया हुआ है, ये पहले नहीं था। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हल जो है लकड़ी के बनाए जाते थे, जबकि इसमें मिट्टी के हल मिले हैं। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। यानी नगरों में जो खाने पीने की वस्तुएं जो जाती थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से जाती थी, पहले भी जाती थी, आज भी जाती हैं। ठीक है, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए जाते थे। हाँ, क्योंकि नदियों में आना जाना ज़्यादा रहता था और नदियों के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। तो इस वजह से जो अन्नागार यानी अनाज को रखने का स्थान था वो नदियों के किनारे ही था। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन भी विकास हुआ था यहाँ पर, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हुआ था यहाँ पर। पशुओं में क्या होता था, कुंवड़ वाले बैल और भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि पाले जाते थे। ये भी पालते थे इनके। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। इससे पता चलता है गुजरात में पहले हाथी थे, और क्योंकि यहाँ से पहले हाथी पाले जाते थे। अगला, धार्मिक जीवन। अच्छा, धार्मिक जीवन की बात आती है तो सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव वृक्ष, ईश्वर की पूजा जो करते थे वो मानव, वृक्ष, पशु तीनों रूपों में करते थे। मानव के रूप में भी, वृक्ष के रूप में भी और पशु के रूप में भी। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के विश्वास करते थे। ठीक है, ताबीजों के आधार पर जादू टोनों का भी साक्ष्य मिला है।
ठीक है, कि यहाँ पर ताबीज मिले हैं तो ज़रूरी है कि यहाँ पर जादू टोना होता होगा। जैसे चनुदड़ों में एक बलि प्रथा के प्रत्यक्ष अंकित होने के साक्ष्य बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखा गया चनुदड़ों में कि कुछ साक्ष्य मिले हैं कि बलि प्रथा यहाँ पर होती थी। ये लोग मात्र देवी यानी रुद्र देवता, यानी रुद्र देवता का मतलब ये था कि ये पशुपतिनाथों को रुद्र देवता कहते थे। लिंग, ठीक है, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, ठीक है, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों तथा सूर्य की पूजा में होता था, यानी बहुत बड़े स्थान जहाँ नहाया जाता था उसका प्रयोग केवल कोई बड़ा उत्सव हो रहा है उसी में किया जाता था, या सूर्य की पूजा के लिए। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकांड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है आदि पूजा, इनकी पूजा की जाती थी। और स्वास्तिक चिन्ह चक्र सूर्य के प्रतीक थे, अगला है सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी उन्हें पता था कि दोबारा जन्म मिलेगा, इसलिए इन्हें मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। अभी बताया था कौन कौन सा, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। पूर्ण समाधान में जो है पूर्णतः आप जलाया मतलब दफना दिया जाता था, उसके साथ जो भी वस्तु लगी होती थी, धोती कपड़ा, ठीक है, और उसके उपयोग की लोटा बंटी जो भी था, बिस्तर किताब, तो वो सभी साथ में दफना दिए। आंशिक में आधा दाब दिया जाता था और आधा खुला छोड़ दिया जाता था। और कलश में जो है इसे दाह संस्कार कहते हैं, इसे जला दिया जाता था, बाकी सभी दफनाए जाते थे। इसमें धार्मिक दृष्टिकोण का आधार एक लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था, यानी यहाँ पर जो है धार्मिक जो देखा गया धार्मिक दृष्टिकोण का आधार एक लौकिक और व्यवहारिक आधार था। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही है, यानी मूर्ति पूजा आज जो हो रही है वो उसी सभ्यता की देन है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई दिया है हड़प्पा से, जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि उर्वरता की देवी जो है बताया गया है वो क्या गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है एक मूर्ति में। अगला, सिंध सभ्यता के पतन के कारण। सिंध सभ्यता के पतन के कई कारण थे, कई लोगों ने अपने अपने मत दिए थे। ठीक है, किसी ने कहा बाढ़ से मर गए, ठीक है, किसी ने भूकंप बताया, तो किसी ने कुछ बताया। इसके लिए प्रमुख साक्ष्य जो है जिन्होंने जो बताए थे वो अलग अलग हैं। जैसे देखिए कुछ विद्वान हैं और विद्वानों का नाम आता है और ये पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, पहला है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। इन्होंने बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण बताया। इन्होंने कहा कि ये सभ्यता बाहरी आक्रमणों से ख़त्म हो गई थी, ये गार्डन ने कहा था। ठीक है, और जॉन मार्शल ने बताया कि ये बाढ़ के द्वारा, ये सभ्यता बाढ़ के द्वारा चली गई, जॉन मार्शल। ठीक है, एवं एस.आर. राव, आर.एन. स्टेन, इन्होंने बताया कि जलवायु में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके कारण ये सभ्यता और ऑटोमेटिक अपने चली गई, समाप्त हो गई। अगला है M.R. साहनी, इन्होंने से बताया कि भूत्पत्तिक परिवर्तन हुआ, यानी भूकंप भी कह सकते हैं इसे, ऐसा परिवर्तन हुआ और जल प्लावन हुआ, नीचे से जल निकला और एकदम ये सभी चले गई ये सभ्यता। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे प्रशासनिक शिथिलता बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रशासनिक शिथिलता थी, देख रेख नहीं की गई, इस वजह से ये सभ्यता चली गई। KUR कनेडी ने इसे बताया कि प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा या महामारी, जैसे अभी कोरोना की महामारी है, ऐसे ही कोई महामारी हुई और ये सभ्यता चली गई। ठीक है, इसी तरीक़ा से अपने अपने अलग अलग साक्ष्य थे, तो ये निश्चित नहीं था। सबसे ज़्यादा जो आता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है और संभावना में है कि ये इसमें जो है नदी के किनारे सभी बसे हुए थे और बाढ़ का मुख्य कारण बताया गया है। जबकि जलवायु का जो है अमलानंद ने ये जलवायु का भी आता है, तो ये दो ध्यान रखें। ठीक है, बाह्य आक्रमणों का जो है गार्डन के द्वारा था, इसका विशेष रूप से कंप्लीट करेंगे। बाकी चलिए आगे। सैंधव सभ्यता की देन। सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं। इसमें इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे दशमलव पद्धति, ठीक है, आधारित नाप तौल, ठीक है, नगर नियोजन, सड़क, नालियाँ, बहुदेव और मात्र देवी की पूजा, प्रकृति की पूजा, शिव की पूजा, लिंगों की पूजा, प्रचलन, जल, ठीक है, और धार्मिक महत्व। ऐसी जो फसली है, ठीक है, बहुफसली, ये आज भी चल रही है। ठीक है, और इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं, और आंतरिक एवं बाह्य
व्यापार आदि थे। ये इनकी इसी सभ्यता की देन है। सैन्य सभ्यता के प्रमुख देन नगरी जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरी जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता में हुआ है। यानी नगरों में रहना, नगरीय विकास करना, ये सिर्फ इसी सभ्यता की देन है जो आज भी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अगली वीडियो आती